गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर इक्वेलिटी स्टार्ट होगा। इससे पहले आप ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के चैप्टर्स आप रीड कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर आपका इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी के बारे में आप इससे प्रीवियस क्लास में भी सिक्स क्लास में मतलब कि आप पढ़ चुके हैं, जब डेमोक्रेसी चैप्टर आया था आपका। क्योंकि डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स हैं या की पॉइंट्स कह सकते हैं ना, क्या क्या की पॉइंट्स कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, इक्वेलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन होना चाहिए। यही सभी क्या है आपके की पॉइंट्स हैं या की एलिमेंट्स हैं आपके किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो एक्चुअली इक्वेलिटी है क्या, सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक स्टोरी दे रखी है, उस स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि इक्वेलिटी कहाँ कहाँ होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं है अभी इक्वेलिटी। क्योंकि ये सभी जनरली फेस करते हैं डेली भी या अपनी लाइफ में, हमेशा हर कोई इन चीज़ों को फेस करता है जहाँ पे इक्वेलिटी होनी चाहिए बट इक्वेलिटी नहीं है। तो स्टोरी में कुछ ये करेक्टर्स हैं, जैसे आपका यहाँ कांता देवी लिखी है, ये डोमेस्टिक वर्कर है। सुजाता कुमारी है, ये डोमेस्टिक वर्कर है। तो उन्हीं के बीच बात हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो पहले लिखा है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यस। तो जो आपकी कांता है वो सुजाता से कह रही है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कितना अच्छा है कि हम सभी जो है वोट देने के लिए एक लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो जैन साहब हैं वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो जो सुजाता होती है वो कहती है, हाँ गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अब जो है वोट देने के लिए कांता का नंबर आ जाता है और सुजाता उसे कहती है, जाओ तुम्हारा नंबर आ गया है। अब देखो, जब कांता वोट दे रही हो तब वो क्या सोचती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो सोचती है मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जो वाटर जो है पाइप के थ्रू उसके एरिया में लेकर आएगा, यानी कि वाटर की जो पाइपलाइन है उसके एरिया में जो कैंडिडेट लेके आएगा उसे ही वो वोट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका, जब वोट देने के बाद की बात है, विल विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। तो जो जैन साहब है वो कार से इसमें जा रहे हैं और वो कांता से कहते हैं हम जो है बाद में मिलते हैं, और कांता उससे कहती है नमस्ते साहब। उसके बाद जो कांता और सुजाता आपस में पैदल जा रहे होते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। गुड़िया गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो उसकी जो बेटी है कांता की, गुड़िया, वो बीमार है, उसे फीवर आ रहा है, बट वो क्या सोच रही है कि पहले साहब का घर का, यानी कि जो जैन साहब है उनके घर का पहले काम ख़त्म कर दें, उसके बाद जो है उनसे कुछ एडवांस लेंगे, उसके बाद जो है गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाएगी। जब वो घर पहुंचती है, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू द हॉस्पिटल। तो कहती है लड़की से, अपनी गुड़िया से कहती है कि कुछ वो काढ़ा वगैरह जो कुछ भी है या पानी जो है वो उसको दे रही है। उसे कहता है इससे तुम्हें जो है आराम मिलेगा, अच्छा फील होगा, और जो शाम को जो है हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। जब यहाँ से बाहर जो है सुजाता जा रही होती तो वो सोचती है कुछ, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस इज नेवर क्लीन। वो सोचती है कि गुड़िया का बीमार होना तो सीधी सी बात है, होना ही है उसे बीमार, क्योंकि इस बस्ती में कभी साफ़ सफाई ही नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि कांता जो है वहाँ पे पोंछा लगाने का काम कर रही है, और उसकी जो मालकिन है वो क्या उससे कह रही है कि कोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर देना। उसके बाद वो पैसे मांगती है, तो मालकिन फिर क्या कहती है, हेयर इज़ योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। यहाँ मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ बट इसकी आदत मत डालेना कि हर बार आप एडवांस मांगने लगो। तो कांता कहती है नो मैडम। यहाँ तक ये इसकी जो है स्टोरी चलती है। उसके बाद जो है इवनिंग में जब वो अपनी गुड़िया को लेके जाती है हॉस्पिटल, तो कुछ सोचती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, क्योंकि उसकी गुड़िया बीमार है, उसको फीवर है। तो बेटी से कहती है थोड़ी और देर लगेगी, बस कुछ और मिनट की बात है, बस हम लोग लाइन में, हाँ हमारा नंबर जो है आने वाला है।
और कुछ उसके बाद सोचने लगती है। क्या सोचती है वो? जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। सोचती है कि जैन साहब वोट देने के लिए तो लाइन में लगे थे, बट उन्हें कभी इस तरीके से लाइन में नहीं लगना होगा। जब वो उनका बच्चा खुद का बीमार हो तो उन्हें कभी इस तरीके से लाइन में नहीं लगना होगा। हम लोग लेकिन जो है लाइन में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ वो सोच रही है। तो सीधी सी बात ये भी क्या अनइक्वेलिटी है। इक्वेलिटी नहीं कही जा सकती है कि वो गरीब है इसलिए उसे लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि उसके जो है फैमिली कोई डॉक्टर हो जो घर पे आके उसको देख सके। बट जैन साहब जो है कि ऑब्वियसली उनके यहाँ पे काम करते, उन पे थोड़ा रिच हैं, वो वेल्दी पर्सन है, तो उनके कोई फैमिली डॉक्टर होंगे, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। वोट देने के लिए लगे थे, बट हॉस्पिटल के लिए जो और फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो ये चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं ये अनइक्वेलिटी है, इसे लोग फेस करते हैं। ये स्टोरी के थ्रू आपको बताया गया है। अब कुछ और चीज़ इसमें देखते हैं। इक्वल राइट टू वोट, ये बात सही है। क्या है, अब सोसाइटी में हर किसी को वोट कास्ट करने का राइट है। इसे ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसमें क्या, कोई भी 18 ईयर से अबव होता है वो वोट कास्ट कर सकता है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, एजुकेटेड हो या ना हो, कोई रिच हो पुअर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी को क्या है, अपना वोट कास्ट करने का राइट होता है। तो यही क्या इक्वल राइट टू वोट है। इसे जनरली क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इसे जो है आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आपका अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और चीज़ों की जो है इक्वालिटी की बात की जा रही, और कहाँ कहाँ भी इक्वालिटी होनी चाहिए। कांता का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरीके से और भी जगहों पे इनइक्वालिटी होती है। तो कह रहा है वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। तो इंडिया में जो इनइक्वालिटी का बहुत कॉमन जो फॉर्म है वो क्या है, कास्ट सिस्टम है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और वो भी क्या रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपने कभी न कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा या कोई ऐसा अनुभव रहा होगा आपको, जब आपकी कास्ट से आपको आइडेंटिफाई किया होगा, वो आपकी आइडेंटिटी बनी हो। आप क्या है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, बट आपकी कास्ट क्या है उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऐसा होता है जनरली। अब अर्बन एरियाज़ में नहीं हो रहा है, बट रूरल एरियाज़ में कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी विलेजेस में कहीं ना कहीं है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो जो दलित वर्ड की बात यहाँ पे की जा रही, दलित चाइल्ड की बात की जा रही, जो एक स्कूल में जाता है, स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। और जो दलित टर्म है उसके बारे में बताया जा रहा है कि दलित टर्म जनरली जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि वो ये बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है और किस हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये दलित का मीन्स यहाँ पे दिया गया है ब्रोकन, टूटा हुआ या फिर कुचला हुआ। दलित को डाउन ट्रोडन भी कहा जाता है। तो जो दबे कुचले लोग हैं उन्होंने अपने लिए जो है दलित वर्ड यूज़ किया है, जिससे पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनको कितनी तकलीफ़ें हुई हैं। तो जो दलित चाइल्ड है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। तो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं जो फेमस राइटर दलित राइटर हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, जूठन। जूठन में उन्होंने बताया कि उन्हें जो है जब वो क्लास में थे, स्कूल जाते थे, और बच्चों से जो अलग बैठना पड़ता था, और कभी कभी तो उन्हें फ्लोर पे बैठना पड़ता था। कभी कभी अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, वहाँ पे चटाई की जो है जगह नहीं बची, तो उन्हें ज़मीन पे भी बैठना पड़ता था, तो बिल्कुल दूर अलग कॉर्नर में उन्हें बैठना होता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी। और क्या होता था, कभी कभी तो उन्हें इतना पीछे बैठना पड़ता था कि उन्हें कुछ दिखता नहीं था, सबसे पीछे बैठना पड़ता था उन्हें। राइट नियर द डोर, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी तो दरवाजे के पास बिल्कुल बैठना पड़ता था, इतनी अगर संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ पे नंबर ज़्यादा हो गए,
और वो लोग जो स्टूडेंट्स होते थे कभी कभी उन्हें बेवजह पीट भी देते थे। व्हेन ही वाज इन क्लास 4 द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू सी द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। जब वो क्लास 4 में थे तो उनके हेडमास्टर ने क्या कहा कि जो प्ले ग्राउंड है उसे साफ कर दो। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle and in cleaning it my back began to ache। तो क्या हुआ जब उन्होंने, वो बहुत छोटे थे 4th क्लास में, ऑब्वियसली बात है बहुत छोटे रहे होंगे और प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, उनके शरीर के हिसाब से उन्हें बहुत बड़ा काम दे दिया गया था। और जब उन्होंने इसकी क्लीनिंग की, वो साफ़ सफाई की, तो उनकी क्या हो गया, उनकी पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो गया। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, डस्ट हैड गॉन inside my mouth, the other children in my class were sitting and I was sweeping। तो क्या हो रहा था, उनके मुंह में धूल जा रही थी, उनके चेहरे पे धूल जा रही थी, और बाद बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, अपना आराम से पढ़ रहे थे और वो प्लेग्राउंड को साफ कर रहा था, उसको सफाई करने में लगा हुआ था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेडमास्टर भी वहीं पे क्लास में बैठे थे, अपने रूम में बैठे थे, वो भी क्या कर रहे थे, वहाँ से उसे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। उन्हें इस बात के लिए भी अलाउड नहीं किया गया कि वो अपना एक गिलास पानी भी पी सकें। I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacles। तो जो सफाई कर रहे थे वो क्या किया, उन्होंने पूरे दिन सफाई की है, और जो खिड़की और दरवाज़ों से जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वहाँ से झांक झांक के उनकी दरारों से ये सब तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping। तो ये कब तक ये चलता रहा, कुछ एक दिनों तक और ये चलता रहा कि वो प्लेग्राउंड की सफाई करते रहे, और ये तब तक नहीं रुका जब तक एक दिन क्या हुआ, उनके फादर जो है वहीं पास से फॉर्चुनेटली वहाँ से गुजर गए। जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है यहाँ पे सफाई कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर, सो आई एम लीविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him। तो जब उनके फादर ने देखा कि उनका बच्चा वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, वो पढ़ने के लिए भेज रहे थे, स्टडी के लिए भेज रहे थे, एजुकेशन के लिए भेज रहे थे, बट उससे काम क्या कराया जा रहा था, सिर्फ दलित होने की वजह से उसे ये सज़ा मिली थी। तो इस वजह से क्या हुआ, वो ओम प्रकाश जी के जो फादर थे उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और टीचर्स को सुनाते हुए उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि टीचर हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना क्या होगा, ये ओम प्रकाश यहीं पे पढ़ेगा, और सिर्फ ओम प्रकाश नहीं, और भी जो इस तरीके के लोग होंगे वो और भी लोग यहाँ पे ऐसे ही पढ़ने आएंगे, आप उन्हें इस तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। द सेकेंड, अभी जो है ओम प्रकाश की स्टोरी बताई गई है यहाँ पे ओम प्रकाश जी की। उसके बाद एक और स्टोरी है, ये आपने देख लिया इस तरीके से, किस तरीके से एक डाउन टोडन चाइल्ड के साथ या दलित स्टूडेंट के साथ जो है बिहेवियर किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, जबकि अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, क्लास अटेंड कर रहे थे। तो ये क्या था, उनकी लाइफ में एक अनइक्वलिटी उन्होंने फेस की सिर्फ दलित होने की वजह से। ऐसे बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कभी कास्ट के बेस पे, कभी रेस के बेस पे, कभी जेंडर के बेस पे, कभी रिलीजन के बेस पे, कभी रिच वेल्थ के उस पे बेसिस पे, कौन रिच है पुअर, हर तरीके से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होता है। तो वहाँ ऐसे ही एक और सीन दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ पे रिलीजियस बेस्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है इन्होंने। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city। तो मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं, वो क्या है, रूम के चाहिए था उन्हें रेंट के लिए, वो घूम रहे थे सिटीज़ में, कोई एक बड़ी सिटी की बात है ये, अपार्टमेंट के लिए घूम रहे थे। तो उन्होंने, उनके पास कोई मनी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस एक रूम चाह रहे थे। बट जैसे ही लोग ये पता चलता था कि मोहम्मडन है, मुस्लिम है, तो क्या होता था कि लोग उन्हें रूम देने से मना करते थे। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 महीना हो गया, और 1 महीने के बाद भी उन्हें क्या हुआ, बहुत मुश्किल से जाके एक लेडी तैयार हुई उन्हें रूम देने के लिए। बीच में तो यहाँ तक हो गया कि उनका जो दलाल था, दलाल का है या फिर मुझे वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है, जो रेंट पे रूम दिला रहा था,
वो जो है एक बार तो उसने ये भी सजेस्ट कर दिया कि आप अपना नाम ही चेंज कर लें, अंसारी ना करके कोई कुमार या कुछ ऐसा रख लें जिससे कि लोग आपको ना पहचान पाए, आपकी आइडेंटिफाई ना कर पाएँ और आपको रूम दे दें। बट उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस ने क्या किया, ऐसा करने से मना कर दिया और फाइनली बहुत प्रॉब्लम तो हुई उन्हें, बट जो है बाद में 1 महीने के बाद उन्हें जो है एक रूम मिल गया। तो ये स्टोरी है, इनके साथ क्या हुआ, इन्हें रिलीजियस बेस्ड इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इन्हें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइज डिग्निटी। डिग्निटी होती है गरिमा। तो यहाँ पे डिग्निटी को बताने के लिए यहाँ पे कुछ सीन दिए गए हैं। आपकी एक मूवी है दीवार मूवी के कुछ सीन दिए गए यहाँ पे। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो है सूट पहने हुए एक बच्चे से बूट पॉलिश करा रहे हैं। बच्चा बूट पॉलिश कर देता है, उसके बाद क्या होता है इसमें, ये जो 2 लोग हैं ये पैसे उसको हाथ में ना देके ऐसे ही ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस उन गिरे हुए पैसे को लेने से उठाने से मना कर देता है। कहता है मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसलिए क्या है आपने जो रुपए फेंके हैं वो फेंकने के बजाय मुझे वो रुपए उठा के हाथ में दो पूरे सम्मान के साथ। तो ये क्या, ये डिग्निटी है हर, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। इसी तरीके से आप डिग्निटी को समझ सकते हैं, जैसे कि अंसारी मिस्टर मिसेस अंसारी की बात की गई थी इसमें। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा। उनकी डिग्निटी हालांकि वॉलेटेड हुई है, उनको सम्मान को ठेस पहुंचा है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया हो या कोई कुछ और रख लिया हो। बट फाइनली क्या हुआ, उन्हें रूम मिल गया था। तो इस तरीके से क्या है, डिग्निटी को आप समझ सकते हैं। डिग्निटी क्या है, आपका आत्मसम्मान, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही क्या आपकी डिग्निटी है। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated dignity and as equals. तो क्या था, इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, ये चीज़ें दे रखी हैं आपको पहले से कि हर एक इंडिविजुअल की क्या है अपनी डिग्निटी है और वो उसे क्या होना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो उसका, कोई भी रेस हो, कोई भी ट्राइब हो, कोई भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उसे हमेशा क्या है इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसे इक्वल समझना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। पहले क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो ये चीज़ें नहीं थी, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इस तरीके की चीज़ों को बचा के रखा गया है और जो इस तरीके की लॉ बनाई गई जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया जाए या इल ट्रीटमेंट जो लोगों के साथ हो रहा है, जो उनके साथ अनफेयर हो रहा है, इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, उनकी डिग्निटी वॉलेट हो रही है, वो सब ना हो। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने क्या है हर कोई बराबर है। विथ व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। तो इसका मतलब क्या था कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर कांता है, हर किसी के लिए क्या है कानून बराबर है, हर किसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. दूसरी बात क्या है, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी बेसिस पे, चाहे रिलीजन हो, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ हो या कोई मेल फीमेल है, इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, थर्ड है आपका, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। थर्ड बात जो बताइए वो क्या है, सबके लिए क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर सभी का अधिकार है और हर कोई उसे यूज़ कर सकता है, उसकी वहाँ तक पहुँच
होनी चाहिए, चाहे कोई प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो, किसी को कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता है। यही क्या है आपकी इक्वलिटी। सभी को वहाँ तक पहुँचने की जो है परमिशन होगी, वहाँ तक जाने की परमिशन होगी, उन्हें अलाउ किया जाएगा। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिस्ड। और क्या था, कोई भी पब्लिक रोड है, वेल्स, कुएँ हैं, कोई भी, या बाथिंग, नहाने के जो घाट है, नदियों किनारे, वहाँ हर कोई जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी भी बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और फोर्थ क्या है, जो अनटचेबिलिटी थी सोसाइटी में, उसे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर आपसे मिलते हैं।